उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी समेत बीजेपी के मंत्रीगण हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर किया गया मंथन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शिलान्यास। 6 करोड़ की लागत से किया जाना है सौंदर्यीकरण कार्य। उत्तराखंड में बर्फबारी का मौसम हुआ शुरू। गंगोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से हो रही बर्फबारी होने से तापमान में आई भारी गिरावट। और हरिद्वार में मचा हड़कंप। मेडिकल दुकान में लगी आग से सारा सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आपको बताया कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और साथ ही सीएम के साथ साथ बीजेपी के मंत्रिमंडल के लगभग सभी नेता यहाँ शामिल हुए हैं। तो वहीं अब इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा इस दौरान की गई है। साथ ही अगर बात करें इस बैठक में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर किस तरह से प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, इस पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। तो बैठक में सीएम धामी समेत कई मंत्री भी शामिल हुए और आज इस बैठक का दूसरा दिन था। पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हुआ था, उनका मार्गदर्शन भी हुआ था। उसमें बहुत सारे विषय जो देश की सरकार ने किए हैं और भारत ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं लगातार। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर सड़कों की बात हो या हमारे यहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हवाई जहाज हवाई अड्डों का विस्तार हो, उन सभी पर तेज़ी से काम हुआ है। और जो योजनाएं केंद्र की सरकार ने राज्य के लिए दी है, निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और उत्तराखंड की सरकार भी विभिन्न विषयों को लेकर सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे, हमारा संगठन पहुँचे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड की जोशीमठ आपदा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जोशीमठ में स्थानीय लोगों के आंदोलन में वामपंथी दल यानी कि AISA और जैसे वामपंथी दलों की भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि ये वामपंथी दल उत्तराखंड की धार्मिक 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने और साथ ही NTPC जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि NTPC को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, अब तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया जिससे कहा जा सके कि NTPC की टनल के कारण जोशीमठ धंस रहा हो। ये जो सोच रही है वो अनेकों जो बड़े स्पेसिफिक जोशीमठ के विषय को इंगित किया है कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहाँ की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता जहाँ सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है। और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू, एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहाँ के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किस तरीके से बयान दिया आपने सुना। और उन्होंने कहा कि जोशीमठ में स्थानीय लोगों के आंदोलन में वामपंथी दल एआईएसए जैसे वामपंथी दलों की भूमिका है। और उन्होंने इस बात पर साफ जोर दिया कि एनटीपीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये नहीं माना जा सकता कि जोशीमठ जो धंस रहा है वो इस टनल के बनने से ही हो रहा हो। और वामपंथी दल जो है चारधाम यात्रा को प्रभावित करना चाहता है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर माल रोड पर स्क्रैप कार पुनः निर्माण किए जाने को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि देहरादून की तरफ से करीब 6 करोड़ 77 लाख की लागत से कार्य किया जाना है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया। मसूरी माल रोड के गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास आयोजित कार्यक्रम में मसूरी पे बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को फूलों की माला देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल जल संस्थान और साथ ही जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लोग आपस में सामंजस्य स्थापित कर माल रोड के पुनर्निर्माण का काम करेंगे। तो वही माल रोड को भविष्य में दोबारा ना खोदा जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के करीब 6 करोड़ 77 लाख की लागत से माल रोड के पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग इस कार्य को करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतने के उन्होंने निर्देश भी दिए। और मसूरी भाजपा मंडल के महामंत्री कुशाल राणा को समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए वो कटिबद्ध हैं, जिसको लेकर वो मसूरी और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से विकास विकसित किए जाने को लेकर अब काम कर रहे हैं। पेयजल के अधिकारी भी यहीं पे हैं। अभी मैंने इनके एसटी को भी बुला दिया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सड़क का काम शुरू हो तो पेयजल की लाइन भी तब तक दुरुस्त हो जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आपने सड़क बना दी और फिर लाइन टूट गई, उससे फिर माल रोड का स्वरूप खराब होगा। क्योंकि मैं कहूँ कि अगर माल रोड मसूरी का हार्ट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो माल रोड घूमने और पूरी आर्थिकी भी इसी माल रोड से मिलती है। और मैंने पिछले चुनाव से पहले हमने वायदा किया था कि जब व्यापारियों ने मांग की थी कि साहब इसका लेवल इतना ऊंचा हो गया, बार बार ऊंचा ना देते हैं, तो हमने कहा था कि इस बार हम इसको तोड़ के बनाएंगे और 6 करोड़ 77 लाख की लागत से इसको हम बनाया जा रहा है। ये पैसा हमने मीडिया से जो है लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर किया है और बेहतर काम इसमें होगा, क्वालिटी वर्क्स में होगा और एक अच्छी सड़क यहाँ पर बनेगी। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी का मौसम अब शुरू हो गया है। आपको बताएं कि जनपद के गंगोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर देखने को मिल रही है। जहां निचले इलाकों में बारिश और शीतलहर देखने को मिल रही है, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र यानी कि गंगोत्री धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम में देर रात से ही बर्फबारी से गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। हर्षिल झाला मां गंगा का
शीतकालीन प्रवास में भी बर्फबारी जमकर हो रही है। सूखी टॉप तक बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं जनपद के पर्यटक इन जगहों पर पहुंचने के लिए अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही इस बर्फबारी का पर्यटक भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंगोत्री धाम और उत्तरकाशी में आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी बड़ी गहरी हो रही है। और इस तरीके से जब आपके उत्तरी जो स्तर है और हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण अब पर्यटक इस ओर ज़्यादा आ रहे हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे बर्फ़ वाली जगह का लुत्फ़ उठा सके। तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है। बड़ी सुंदर बर्फ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो ये बर्फ़ की एक चादर है वो सब जगह पर आपको नज़र आ रही होगी कि कितना ये खूबसूरत सा नज़ारा है। और यही हमारे भारत देश की आप ये ब्यूटी देखिए कि कितनी बेहतरीन लगती है जब हमारे देश में इस तरीके से बर्फबारी हो। और अगर ख़ास तौर पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जानी जाती है। और उत्तराखंड में जब बर्फबारी होती है तब दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये पर्यटक यहाँ पर बर्फबारी का आनंद और लुत्फ़ उठा पाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मेडिकल एजेंसी की दुकान में अचानक से आग लग गई। आपको बताएं कि आग की लपेट इतनी ज़बरदस्त थी कि देखते ही देखते दुकान में चारों तरफ ये फैल गई और साथ ही दुकान में सारा सामान जलकर खाक हो गया। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी और मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं फायर सर्विस रुड़की की सतर्कता से एक बहुत बड़ी क्षति होने से बच गई। जी हाँ, क्योंकि वहीं आग कैसे लगी है इनका अभी अब तक सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इस दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ के रविग्राम वार्ड के कोठेला क्षेत्र में 1 साल से घरों में दरार आ रही है। कुछ घरों पर लाल निशान भी लगाए गए, लेकिन प्रशासन की सूची में यहां कोई भी मकान असुरक्षित नहीं है। इससे लोगों में असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा होती जा रही है। जोशीमठ के रविग्राम वार्ड के कोठेला क्षेत्र में करीब 14 परिवार रहते हैं और स्थानीय लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर 1 साल से भूधसाव होने पर घरों की दरार आनी शुरू हो गई थी। 4 घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं और उसके बावजूद भी इन भवनों को प्रशासन की सूची में असुरक्षित नहीं बताया गया है। 2 घरों में तो ऐसे हैं जिनका ध्वस्तीकरण होना है। ऐसे में लोग इस बात से परेशान हैं कि इन घरों को असुरक्षित की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों में दरार आने लग गई है। और जोशीमठ का जैसे कि आपको पता है कि जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है और इस बीच लोग अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके घरों में दरार नज़र आ रही है। आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से घरों में ये लंबी लंबी दरारें आ रही है, जिसके कारण आम लोगों का जीवन कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों में पहुंच चुका है। क्योंकि बड़े ही मेहनत से एक आदमी अपना घर बनाता है और उसके बाद इस तरीके से जब घर पे दरार आ जाती है तो एक परिवार का जो सारा भरोसा है वो सरकार की तरफ चला जाता है कि सरकार उन्हें किस तरीके से सहायता प्रदान करे। लेकिन जब इस तरीके से लोग परेशान हैं तो इन घरों को असुरक्षितों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया, यही बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड सरकार से हमारी अपील है कि इन लोगों की जो बात है वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचे। तो वहीं उत्तराखंड के ऊखीमठ के सरकारी स्कूल में अध्यापिका की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती नजर आ रही है। आपको बताएं कि सरकारी स्कूल में अध्यापकों के पद रिक्त होने से ननिहाल का पठन और पाठन खास तौर पर प्रभावित हो रहा है। 290 छात्र संख्या वाले हाई स्कूल और साथ ही वर्ष 1992 में इंटर का दर्जा मिला हुआ था। साथ ही वर्तमान में राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान के प्रवक्ताओं और LT सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने से नौनिहालों का पाठन और पठन खासतौर पर
प्रभावित हो रहा है। स्थानीय जनता ने शिक्षा विभाग से कई बार रिक्त पदों पर अध्यापिकाओं की तैनाती की मांग की, मगर शिक्षा विभाग की तरफ से स्थानीय जनता की मांग को अनसुना करके क्षेत्रीय जनता में आक्रोश अब बनता नजर आ रहा है। तो स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से ये मांग करी है कि सरकारी स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके। आपको जैसा कि पता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और स्कूलों में इस तरीके से अगर अध्यापिका का पद रिक्त है तो उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और बच्चे बिना किसी परेशानी से अपनी रोज़मर्रा की जो पढ़ाई है वो कर सके। अब स्थानीय लोगों ने अब शिक्षा विभाग से इस बात की कंप्लेन की है और स्कूल में रिक्त पद में शिक्षिकाओं की बहाली की जाए, ऐसी मांग अब आम लोगों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऊखीमठ का ये पूरा मामला है। तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में देर रात जमकर बर्फबारी हुई, साथ ही चमोली में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। तो वहीं इस भारी बर्फबारी के चलते चमोली में भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क दोनों जगह पर बंद हो चुके हैं। आपको बताएं कि माणा पास से लेकर नीति पास तक दोनों क्षेत्र में बर्फबारी के चलते दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ ही बर्फ है। जी हाँ, बर्फ ही बर्फ जम चुकी है, जिसके चलते सड़कें बंद है। तो वहीं BRO लगातार दिन रात बर्फ हटाने का कार्य लगातार कर रही है और मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से 24 घंटे बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। साथ ही BRO लगातार दोनों जगह पर दिन रात सड़क खोलने के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि मौसम की खराबी के कारण BRO के मजदूरों और BRO के जवानों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों तस्वीरें बद्रीनाथ धाम और नीति घाटी की नज़र आ रही है, जहां पर कई फीट बर्फ सड़कों में बिछी हुई है। और एक तस्वीर जो है वो रात की है, जहां पर BRO लगातार रात में भी सड़क खोलने का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, रात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार कार्यों में सरकार जुड़ी है और जहां पर BRO दिन में भी सड़क खोलने के कार्य में जुटी है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल BRO की टीम सड़क से बर्फबारी हटाने का कार्य कर रही है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए किस तरीके से बर्फ बढ़ने से ये तकलीफ भी सामने आ जाती है क्योंकि यातायात प्रभावित हो जाता है और बर्फबारी ज़्यादा होने से आप देख सकते हैं कि चमोली की सड़कों में किस तरीके से बाधा उत्पन्न हो गई। अब रात और दिन जो है JCB से बर्फ हटाने का काम चल रहा है क्योंकि मुख्य मार्ग बर्फबारी के कारण बाधित हो गया है। चमोली की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां BRO की टीम बर्फ हटाने का काम दिन और रात दोनों समय में कर रही है। तो वहीं अब खबर उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा से है। जी हाँ, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब सुरई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी पर एक बाघ ने हमला कर दिया। तो वहीं बाघ के हमले से व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बताएं कि हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने के लिए गया था और उसी दौरान जंगल में उसके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं आसपास सुरई वन रेंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर सुरई वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडल फोर्स लेकर पहुंच गए। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में वन विभाग के कर्मचारी कामयाब रहे। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई अब की जा रही है। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पर बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा मझौरा का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारी को सूचना दी गई और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और
करीब 3 घंटे की मशक्क़त के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण पर समस्त ग्रामीणों को बार बार हिदायत देने के बावजूद भी वन क्षेत्र में आवागमन लगा हुआ है, क्योंकि ये समय शीतकाल का समय वन्य जीवों के मीटिंग का समय है, जिस समय उनके व्यवहार में सामान्यतः उग्रता रहती है। तो इस समय वन क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को भी वन विभाग द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि सावधानीपूर्वक वन क्षेत्र में प्रवेश करें और बहुत आवश्यक होने पर ही, अन्यथा किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग का चयन करें। किंतु उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं। वन विभाग इसके लिए पूरा ग्रामीण स्तर पर प्रयास कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में देर रात कल भारी बारिश और बर्फबारी हुई। आपको बताएं कि जिले में हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। देर रात से ही जनपद भर में बारिश जारी रही और लोग घरों में कैद हो गए। तो वहीं यात्रा कर रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण सिरोपगढ़ के पास मार्ग बाधित रहा और साथ ही पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने के चलते मार्ग को आवाजाही के लिए आधे घंटे से अधिक समय तक बंद रखा गया, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना हो सके। और पत्थर गिरने का सिलसिला थमने के बाद एक बार फिर से राजमार्ग पर आवाजाही सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जब बर्फबारी और बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आम लोगों में कितनी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई इलाके उत्तराखंड में प्रभावित रहे और जो जनजीवन है, आम जनजीवन, वो भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। हालांकि जब राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया तो उसके बाद लोगों को सुचारू रूप से आने जाने के लिए वो रास्ता खोल दिया गया और लोगों का जनजीवन वापस पटरी पर आ गया। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे घृत कमल पूजा कहा जाता है। ये पूजा पूरे भारत में सिर्फ कमलेश्वर मंदिर में होती है। इस पूजा में शिवलिंग का घी से श्रृंगार करने के साथ ही मंदिर के महंत जमीन पर लेकर भगवान शिव की आराधना और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसी कड़ी में कमलेश्वर महादेव मंदिर में कमल का अनुष्ठान किया गया, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्तों भी नजर आए। इस अनुष्ठान में भगवान शिव के लिंग के ऊपर 200 किलो घी से ढककर भगवान शिव को 56 प्रकार के भोग लगाकर लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही 101 कमल शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं और साथ ही कमलेश्वर के महंत इस अनोखी पूजा में मात्र लंगोट धारण करके मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा महंत की तरफ से 4 बार की जाती है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने मंदिर पहुंचते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस अनुष्ठान में जो भक्त सच्चे मन से शामिल होकर पूजा अर्चना ना करें, जो करते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और दूर दराज से जो लोग है वो इस पूजा में शामिल करने के लिए यहाँ पर कमलेश्वर मंदिर में पहुँचते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मंदिर में एक खास पूजा अनुष्ठान जो है वो किया जाता है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में स्थित इस मंदिर की आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। प्रकार से अलग क्योंकि यहाँ पे विशेषकर 56 प्रकार के भोग, जैसे कि आपने पूछा, 56 प्रकार के भोग भगवान कमलेश्वर को लगाए जाते हैं और उस भोग का निर्माण कमलेश्वर महंत जी के द्वारा ही यहाँ पे कराया जाता है। जो उनके धर्मपत्नी अर्धांगिनी हैं वही इस भोग को पकाती हैं और भगवान कमलेश्वर को अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत भगवान कमलेश्वर जी को दिव्य श्रृंगार से जो है सजाया जाता है और उसके बाद पूज्य महंत जी दिगंबर अवस्था में यहाँ पे मंदिर की लोट परिक्रमा, लेट कर परिक्रमा करते हैं। यह यहाँ पे बहुत विशेष महत्व रखता है। इस ठंड में इस प्रकार का यह कार्य, पूजन कार्य संपादित करना बहुत ही हिम्मत का कार्य है, जिसे कि महंत जी यहाँ पे निर्वहन करते आ रहे हैं। पर जो है 52 व्यंजन 36 प्रकार का भोग और उनकी कामासक्त भावना जागृत करने के लिए पूरा लिंग पे, शिवलिंग पे घृत चढ़ाया जाता है और 52 व्यंजनों का भोग लगता है। 3 सांग बांग पूजा होती है जिसके 18 आवरण होते हैं। ये आदिकाल से चली आ रही पूजा है जो भारतवर्ष में सिर्फ मात्र उत्तराखंड के श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर में ही होती है। कितने किलो कल घी चढ़ाया गया और पुष्प वगैरह? लगभग जो है 200-250 किलो जो है घी तो
शिवलिंग पे शिवार्पण किया गया। और अभी आप जैसे देख रहे हैं प्रातःकाल जो है जब शिवलिंग से घी हटाया जाता है तो उसके उपरांत वो सबको थोड़ा थोड़ा जो है प्रसाद सबको बांटा जाता है। तो वहीं उत्तराखंड के केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्र में हल्की बारिश होने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। तो वहीं सीमांत गांव में कड़ाके की ठंड की वजह से महसूस होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का आगाज होने से पर्यावरणविदों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश होना काश्तकारों की फसलों के लिए शुभ माना जाता है। तुंगनाथ घाटी में अगर मौसम के अनुकूल बर्फबारी होती है तो स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में खासा इजाफा दिखाई देता है। आने वाले कुछ घंटों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, चोपता, मोहनखाल, विष्णुताल सहित ऊंचाई वाले भूभाग में बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं जनपद हरिद्वार के रुड़की के निजी स्कूल में राष्ट्रीय कैडेट्स कोर यानी कि एनसीसी की जूनियर डिवीजन के प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्र पर 103 एनसीसी कैडेट्स ने परीक्षाओं में प्रतिभाग किया और 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षा 2 चरणों में संपन्न कराई गई, जिसमें पहले चरण में सभी कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा और अंतिम चरण में प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा पत्र में एनसीसी इतिहास, ड्रिल, आपदा प्रबंधन, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड कॉर्पोरेट क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, करंट अफेयर्स आदि विषय से संबंधित सवाल पूछे गए। तो वहीं उत्तराखंड बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जी ने परीक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। तो वहीं इस आयोजन में प्रदेश भर के युवाओं और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग भी किया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।